नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 पे आ चुके हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे औरतों ने बदली दुनिया। दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो इकाई 3 का है, जिसमें लिंग बोध यानी कि जेंडर के बारे में हमने पढ़ा है और उसी तारतम्य को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस काम को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए एक अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। देखिए, एक महिला के द्वारा एक बच्चे का जो चित्र बनाया गया है उसमें उसके द्वारा ग्लोब को हाथ में लिया हुआ है, पृथ्वी को हाथ में लिया हुआ है। ये एक प्रकार का एक अच्छा सचित्रण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आज समस्त दुनिया जो है वो सभी लोगों के हक की बन चुकी है और हम सभी लोग जानते हैं अपने हक के कामों को किस तरीके से करना है। और इस चीज़ के लिए अभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि सभी लोगों को मतलब जो पृथ्वी पर लोग हैं, मतलब हमारे भारत में जो लोग हैं उन सभी को समानता का अधिकार है। हमारी जो गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसने भारत के लोगों को क्या दिया हुआ है? सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया हुआ है और वो इसके लिए वचनबद्ध भी है। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें कुछ चीज़ों के जो एक्टिविटी है वो करने के लिए कही गई है, उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इस पहले वाले पोर्शन में आपको एक किसान का चित्र बनाना है, एक मिल मजदूर का चित्र बनाना है, एक नर्स का यहाँ पर चित्र आपको बनाना है, एक वैज्ञानिक का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, एक पायलट का यहाँ पे और एक शिक्षक का चित्र यहाँ पे बनाना है। चलिए अब आपको कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिकाओं को भरिए और अब व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। देखिए, वर्ग में अगर देखें तो शिक्षक एक वर्ग होता है, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, ये सभी एक वर्ग के लोग हैं जिसमें पुरुष का एक चित्र है और एक महिला का चित्र हो सकता है। तो शिक्षक अब क्या है, इस पोर्शन में जो अपन ने पढ़ा उसको देखो। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसायों के में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है या बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हैं तो क्यों? तो ये जो एक्टिविटी थी एक मतलब क्लासरूम में अगर की जाए तो उसमें नंबर ऑफ 30 और 50 जो बच्चे होते हैं, 30-40, उन सभी बच्चों के अगर चित्र देखें तो उससे अपन को समझ में आएगा कि जो बच्चे अपने सामाजिक वर्ग में लोगों को देखते हैं, जैसे शिक्षक है उसे कैसे देखते हैं, है ना? टीचर मतलब मेल है या फीमेल है? किसान को किस नज़र से देखते हैं, वो मेल है या फीमेल है? एक मेल मजदूर कैसा हो सकता है, मेल या फीमेल? नर्स कैसे हो सकती है, एक मेल या फीमेल? वैज्ञानिक मेल फीमेल? और पायलट कैसा हो सकता है, मेल फीमेल? पर आपके परसेप्शन से इसमें कौन हो सकता है? चित्र बनाने के लिए इसलिए कहा कि अगर आप पुरुष का चित्र बनाते हैं तो पुरुष आपके परसेप्शन से होता है, स्त्री का बनाते हैं तो स्त्री होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं और उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 83.6% तो महिलाएं खेती में काम कर रही हैं। जो मतलब महिला वर्ग है उसका 83.6% जो है वो क्या कर रहा है आज समाज का, वो खेतों में काम कर रहा है। और वो चेहरा कौन सा है? वो चेहरा है एक महिला का। आगे बढ़ते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस तरह थे: वर्ग, पुरुष चित्र और महिला चित्र। शिक्षक में उनने बनाया 5 पुरुषों के और 25 महिलाओं के चित्र बनाए। किसानों में 30 पुरुषों के और एक भी महिला का चित्र नहीं था। मिल मजदूर में 25 पुरुष थे, 5 महिलाएं। नर्स में एक भी पुरुष नहीं था और महिलाएं 30। वैज्ञानिक 25, महिलाएं 5। पायलट 27 और महिला
3। तो ये उनने अपनी क्लास में ये चीज का एक्सरसाइज कराया। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से आप कर सकते हैं, तो आप जानेंगे कि व्यक्ति का परसेप्शन महिला और पुरुष के लिए इस वर्ग में किस तरीके का है। आप उस पर अनुमान लगा सकते हैं सब चीजों का। तो अभी अपन ने कहा जैसे कि बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जिनके बारे में समाज क्या सोचता है और उनके यथार्थ आंकड़े क्या है, मतलब तथ्यात्मक रूप से देखें तो अगर आप सोचते हैं कि जब एक किसान की बात करी जाती है तो उसमें एक पुरुष का चेहरा दिखता है, पर 83.6% जो है किसान का वर्ग महिलाओं के रूप में है। वो बहुत सारे काम करती हैं और जिनका जो चेहरा है वो आज भी लोगों के सामने ना के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छे तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं, इससे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इसी प्रकार के माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तिका में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक रूढ़ियों को तोड़ा है। तो रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 70 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है और उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के पिता माता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कार्य व अन्य जिम्मेदारियों के में हाथ भी बटाती रही और उसका मन जो है लगातार और मेहनत में पढ़ाई में और स्कूल पूरा करने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण कर गई। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। और उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। बहुत अच्छी बात है एक महिला के द्वारा अपने विचारों का बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतारना और कम से कम वर्डों में अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना। ड्राइविंग हर ट्रेन नीता लाल वीमेन फीचर सर्विस के रूप में रूपांतरित किया गया है। और ये जो चैप्टर था इसमें अपने देखा कि किस तरीके से एक महिला जो कि झारखंड की है, जिसका नाम अभी अपन ने पढ़ा लक्ष्मी लाकरा, जो 27 वर्ष की थी, 27 वर्ष की है, उनने रूढ़ियों को तोड़ा। उनने अपने क्षेत्र की इस रूढ़िवादिता को तोड़ा कि सिर्फ पुरुष को ही इंजन चलाने का हक हो सकता है। नीचे देखते हैं, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसमें बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते और अपने अनुभव। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम
सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर है, बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी बनकर बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार जन्म लिए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्हें स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ और इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी, जो 1800 से 1890 तक का समय था जिनका का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में रहती थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छिप छिप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और इधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद के दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत कहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिला मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिनी जीवन में अनुभवों का विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। दोस्तों, ये जो चैप्टर अपन ने देखा, इसमें देखिए राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत ने बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बारे में एक चैप्टर कहानी ऊपर है, इसको भी अपन पढ़ते हैं। रुकैया से पहले एक और कहानी थी, इसको अपन जानते हैं जरा सा। जेवियर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषा में उसने अच्छा किया। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ।
तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इससे कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। ये जो कहानी लिखी गई है, इसके बारे में अब जरा इनके आंसर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? और अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। परिवार के दृष्टिकोण से देखें अगर, तो दोस्तों ऐसा हमेशा ही होता है। बच्चे 10th लेने के बाद क्या होते हैं, जब वो 10th में पहुंचते हैं तो 10th में पहुंचने के बाद वो अपने सब्जेक्ट को लेकर कहीं उस पूरे वर्ष भर परेशान होते हैं, और 11th में आने के बाद उनकी जो समस्या है वो क्या हो जाती है, सब्जेक्ट चूज करने में बहुत इशूफुल हो जाती है। अब ये इशू जो आते हैं उसके बाद वो क्या होते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों ने किसी ना किसी विषय का चुनाव किया होता है, या वो अपने शिक्षक के पास जाते हैं या अपने पिता के पास जाते हैं। पर क्या वो अपने अंदर झांक कर देखते हैं? वाकई एक देखा जाए तो मेरे मत से, मैंने जितनी भी चीजों के आज तक अनुभव किए हैं, कोई भी बच्चा स्वयं से कभी नहीं पूछता। वो पूछता है अपने समाज से। समाज जो है वो जिन व्यक्तियों के पास जाता है वो अपने अनुभव को बताते हैं, ना कि कभी आपको बताते हैं। क्या कभी वाकई उस बच्चे के बारे में, जिस भी बंदे से उसने बात की होगी, क्या उसने उसके ऊपर कभी एनालिसिस किया? क्या उस बच्चे को वाकई वो चीज पसंद थी जो उसने आंसर दे दी? उसने सिर्फ अपने जीवन के अनुभव से अपनी हार और जीत को उसने देखा कि अगर उसने जब वो साइंस नहीं लिया था तो उसके जीवन का आज ये ऐसा क्षण आया। आज उसने इतिहास लिया था तो उसके जीवन का क्षण ये आया। वो अपने प्लस और माइनस को उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसको बताते हैं कि आप एक काम करो, ऐसा कर लो। अगर आप साइंस ले लोगे तो आपका होगा। बच्चा अंततोगत्वा ऐसी कश्मकश में क्या हो जाता है, स्वयं ही अपने मानसिक रूप को से परेशान होता हुआ अपने आप के बूते को खोने लगता है, और ना चाहते हुए भी वो गलत डिसीजन लेता है। लेकिन क्या कभी बच्चे ने स्वयं को बताया कि मैं ऐसा करूंगा, और उसने इस चीज को भरसक प्रयत्न में, जैसा जेवियर ने कहा कि मैं ये पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ये और मैं करूंगा ये। पर माँ बाप के द्वारा कर दबाव डाले गए प्रश्न पर जेवियर के द्वारा उठाए गए उसके आंसर को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इस तरीके की परेशानियां किस तरीके से आती हैं। माँ बाप को समझाना, समाज को समझाना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का प्रयत्न कर रहा है, वो एक समस्या है। पर इससे निकलने का एक ही रास्ता होता है दोस्तों, कि आप मनन करें आपके बारे में। आपने शुरू में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक में जो भी आपने सीखा, जो भी आपको बेहतर आता है, अपनी मार्कशीट उठाकर देखिए। आपको जिस विषय में आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, मतलब आपको वो आता है और आप उसी चीज में आगे बढ़े। कोई भी एक चीज को पकड़कर अगर आप आखिरी दम तक लगे रहेंगे तो आपको उस क्षेत्र में तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें जो 2 नावों में सवार होता है, वो हमेशा डूबता है, कभी वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये व्यक्तिगत मेरा प्रश्न, आप जो जवाब था वो आपकी तरफ था। मैंने अगर काउंसलिंग करनी है तो मैं यही कहूंगा कि एक बार आप अपने मार्कशीटों को देखें, आप एक बार अपने पुराने सोचे करे गए कामों को देखें। क्या आप कभी एथलीट मतलब क्रिकेट खेलते हो और आपको अगर फुटबॉल खिला दिया जाए या फिर आपको बैडमिंटन खिलाया जाए, तो आप इन तीनों में से किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं मैं तो तीनों खेल लेता हूं। पर तीनों खेल लेना एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आपकी बहुत अच्छी उपलब्धि है। पर बेहतर क्या करते हैं, बेहतर जो करते हैं उसकी तरफ जाने के लिए ही आपका जो प्रश्न है वो स्वयं से है, ना कि आपके समाज से। आप समाज को तो बताओ कि मैं ये करूंगा और ऐसा करूंगा, तो आपसे समाज और आपसे आपका ईश्वर दोनों ही प्रसन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थीं, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी, और सन 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती हैं। लेडीलैंड ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं
बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराह सराह के साथ यात्रा कर जाती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही है। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। और सन 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। तो कितना एक बेहतर दृष्टिकोण था इस महिला का, जिन्होंने एक बहुत अच्छे से कार्य करने को आगे बढ़ाया। राजसुंदरी देवी जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती बना हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है और इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए गए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। सन 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात कम से कम अपना नाम लिख सकता था। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों को केवल 15% भाग शिक्षित था और सन 2001 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 76% हो गई। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 54%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियां दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते थे, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिका के विभिन्न वर्गों में उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का उपयोग किया गया है। देखिए, स्कूल का स्तर: सब लड़के, अनुसूचित जाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के, सब लड़कियां, अनुसूचित जाति की लड़कियां, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, और टोटल योग प्राथमिक कक्षा 1 से 5, सब लड़के 34, अनुसूचित जाति के लड़के 37, अनुसूचित जनजाति के लड़के 49, सब लड़कियां 29, जिसमें से अनुसूचित जाति की लड़कियां 36 और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां 49, योग 31। ये वो आंकड़े हैं जिसमें वो बच्चे जो अपने क्या है समय से पहले स्कूल को क्या छोड़ देते हैं। तो ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मतलब आंकड़े हैं जिनको किसी सर्वे के द्वारा लिया गया होगा। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित का आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। और वर्ष 2001 की जनगणना में यह भी पता चला कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही थीं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण है देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाई के लिए ना उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कियों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था।
यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दिया है। सभी लड़के और अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। पहले दो आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं, तो आप उसको बना सकते हैं। महिला आंदोलन, आइए जानते हैं महिला आंदोलन के बारे में। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियां और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं और इन संघर्षों में महिला आंदोलन और इन संघर्षों को क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों ने, कई महिला संगठनों ने आंदोलन के हिस्से बने। इन कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। और इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है और इसकी कुल झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ एक चित्र बनाया गया है, इसको अपन देख सकते हैं। इसके अलावा कई अभियान चले गए, चाहिए जानते हैं अभियानों के बारे में। अभियान जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी आंदोलन को बनाने और उसे भरसक बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? जरूरतमंद होते हैं। सुनिए, अभियान में भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण सन 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक और उदाहरण देखें तो सन 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोग द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया गया। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और अपना आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई और अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं। ये रही वो महिला। चलिए, जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। देखिए, महिला आंदोलन जो है जिसमें महिलाएं जो है वो अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत सारे क्या है प्रयत्न करती हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। ये वो महिला दिवस का दिन है जिस दिन क्या होता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डे है। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही हैं। देखिए, ये जो जलती हुई मोमबत्ती उठा रही हैं इसको बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए। इसके बाद ये महिला आंदोलन के कुछ दृश्य हैं जो आपने देखे। आइए जानते हैं शब्द संकलन के बारे में। रूढ़िवादी धारणा। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं तो या वे केवल खास प्रकार के कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है।
जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती हैं। भेदभाव भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। तब यह होता है जब व्यक्ति या अन्य संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। जब व्यक्ति या संस्थाएं क्या होती हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, तब यह होता है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया। यौन प्रताड़ना इसका आशय औरतों की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ निकाली, औरतों की बदलती हुई दुनिया के बारे में देखा, बहुत सारे अच्छी बातों को जाना। हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, और इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभियानों के माध्यम से जानी, बहुत सारे जो है क्रियाकलापों से हमने चीज़ों को देखा। ये सभी क्रम जो है NCERT के माध्यम से हम सभी तक पहुँचा। हम सभी लोगों के लिए एक छोटे से मतलब एक जो डीप नॉलेज है उसको हमें इसी माध्यम से प्राप्त होता है। अन्य किताबों के माध्यम से हम इसके बारे में बेहतर जानकारियां और आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, पर इसकी विस्तृत जानकारी हमें इसी माध्यम से लेनी होगी। और ये जो माध्यम है एक बहुत अच्छा और जायज माध्यम है, जिसमें हम हमारे मतलब जो समाज में और बच्चे हैं, जैसे 6th 7th 8th जो भी बच्चे हैं, उन सभी लोगों तक एक अच्छी जानकारियां पहुंचाना हमारे द्वारा किए गए कृत्य का एक बहुत अच्छा नमूना, एक अच्छा पहल हो सकती है। तो दोस्तों ये जो क्रम है हमारा NCERT का लगातार जारी रहेगा। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी आपके सामने धीरे धीरे सने सने आते रहेंगे। बस एक निवेदन करेंगे हम आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। अगर कोई चैप्टर में किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि होती है या कोई जानकारी जो आपको पता है हम तक पहुंचा सकते हैं, तो कृपया करके निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप हमें सलाह दे सकते हैं। हम आपकी सलाहों और आपके द्वारा दिए गए जो जानकारियों का बेहतर तरीके से पालन करेंगे और उसे और अच्छा सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।